डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसका पहला एक भाग मैं आपको भेज चुकी हूँ। अब दूसरा भाग है मृदा। मृदा होती है मिट्टी। भूमि के पृष्ठ होता है धरातल पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। दानेदार कणों की का आवरण में जो उसके ऊपर एक परत होती है वो जो है मृदा मिट्टी कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल भूमि रूप मृदा को निर्धारित करते हैं। अब ये आप देखेंगे इस चित्र में, सबसे पहले ये मृदा का चित्र आपको दिखा रखा है कि इसमें सबसे पहले ऊपर ये ह्यूमस होते हैं और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। अब नीचे जो है वो बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा होती है इसकी, वो सेकंड नंबर की होती है। फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं और फिर जनक चट्टानें होती हैं। जनक चट्टानें वो होती हैं जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो पिघलने से ठंडी हो जाती हैं, तो वो इन चट्टानों का रूप ले लेती हैं और इन्हें आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। मृदा के निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब मृदा मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों पर से प्राप्त जितने भी खनिज हैं या जैव पदार्थ हैं या भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यदि किसी मृदा में जैव पदार्थ और खनिजों की मात्रा उपयुक्त है तो वो मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। और जिस मृदा में जो है ये खनिज की या जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है उसे बंजर भूमि या बंजर जो है वो मृदा कहा जाता है। अब ये मृदा का जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। अब जो जनक शैल होती है वो रंग है, उसका गठन कैसा है, रासायनिक गुण उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में, ये उसको जो है निर्धारित करते हैं। फिर है उच्चवच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उच्चवच तुंगता और ढाल, भाई कितने ढाल पर है ये, उससे संचय को ये तय करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब जलवायु कैसी है वहाँ की, तापमान कैसा रहता है, वर्षा कितनी होती है, औसत होती है या बहुत ज़्यादा होती है, और अपक्षय होता है जैसे मिट्टी का ऊपरी जो टूटना या उसके जो पदार्थ हैं जो खनिज लवण है वो उनका क्षय हो जाना, और ह्यूमस आदि की दर को प्रभावित करते हैं। अब वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब वनस्पति जात की किस प्रकार की वहाँ वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जो ह्यूमस है वो मृदा निर्माण में जो सहायता करते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं। अब समय मृदा परिच्छेदिता की मोटाई को निश्चित करता है। अब समय कितना दिया गया है इसको और कितनी मृदा की परिच्छेदिता है ये इसकी मोटाई को निर्भर करता है। और केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप। जनक शैल अभी मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं, कि जब पृथ्वी के नीचे मैग्मा पिघलता है और वो ठंडा होकर बाहर आता है तो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो एक चट्टान का रूप लेता है, वो किस में बदलता है? आग्नेय चट्टान में। और आग्नेय उसका स्वरूप। और जलवायविक होते हैं, जैसे जलवायु किस प्रकार की है, नम है, शुष्क है, या इस टाइप की। और मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थल आकृति, यानी कि जिस जगह पे उसकी स्थल आकृति कैसी है, ज़्यादा ऊंची है, ऊंचाई वाले ढाल है या समतल मैदान है। जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में समय लगा है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। अब भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय कई प्रकार की मृदा हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अब ये आपका क्या है कि खुद का आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है। आप अलग अलग प्रकार की मृदा को इकट्ठा करें और देखें कि उसमें कौन कौन सी जो है गुण हैं, कौन से धर्म वो है खनिज पदार्थ हैं, या आप इनका पता करेंगे। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब मृदा का निम्नीकरण कैसे किया जाता है और इसके सुरक्षा के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? मृदा अपरदन होता है ऊपरी परत का टूटना, और क्षीणता होती है उसकी कमजोरी। मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक मृदा के निम्नीकरण में हो सकता है। अब इसमें मानवीय कारक भी हो सकते हैं और प्राकृतिक दोनों ही हो सकते हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग।
अब मृदा के निम्नीकरण में क्या कारक हो जाते हैं, यानी कि एक तो हम जो वनों को काटते जा रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, अतिचारण और ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का, खादों का और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि, ये सब क्या है, ये मृदा के निम्नीकरण और इसके वो है कारण है। मल्च बनाना, अब पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक जाती है। अब पौधों के बीच में जो खाली भूमि पड़ी होती है वो जैव पदार्थों से के परवाल से ढक जाती है और इससे मृदा की जो आर्द्रता है वो रुक जाती है, मृदा की जो नमी है उसमें रुकती है। अब वेदिका फार्म बनाना, चौड़े, समतल और सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ढलान वाले पर्वत होते हैं वहाँ पे ये ऐसे बनाए जाते हैं वेदिका फार्म, ताकि सपाट फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो और इनसे पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन कम हो, ताकि इसमें जो ज़्यादा प्रवाह ना रहे और साथ में मृदा जो अपरदन है वो कम हो सके। अब समोच्ची रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब पहाड़ी स्थानों पे क्या होता है कि इस तरह की समोच्च रेखा की समांतर वाली जो है हम ये कर देते हैं और इससे जो है जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के एक प्राकृतिक अवरोध को, यानी कि प्राकृतिक जो अवरोध है उसको रोकने का निर्माण करती है। और रक्षक मेखलाएँ, रक्षक मेखलाएँ क्या होती है, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क सूखे प्रदेश होते हैं में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा अपरदन को, आवरण को बचाया जाए, यानी कि मृदा के जो ऊपरी परत है उसको बचाने के लिए हम जो है ये तटीय क्षेत्रों में और शुष्क इलाकों में पेड़ों को साथ साथ लगा देते हैं कतारों में। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, समोच्च रेखीय पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों का, घास, मृदा के उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। अब अगला ये क्रियाकलाप है, इसमें एक ही प्रकार की ए और बै की दो ट्रे लेनी है आपको। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाने हैं और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भर देना है, यानी कि ऊपर मिट्टी डालनी है और ए की ट्रे से मृदा का खाली छोड़ दीजिए और बै की ट्रे में थोड़ा आपको क्या करना है, गेहूँ या चावल के दाने डाल दें। बाद में बै ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं और अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल की तरह हों, यानी कि उसको ढलान की तरह रखना है, आपको सीधा नहीं रखना है, समतल नहीं रखना। और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई में एक और से मग से जल डालते रहें और दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पांकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें। तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। आप देखेंगे कि जिस ट्रे में हमने वो पौधे उगा रखे हैं उसमें क्या है कि मृदा बहुत कम आएगी और जिस ट्रे से आपने पौधे नहीं उगा रखे, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी, तो उसमें क्या है कि मृदा ज़्यादा बह के आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पौधे हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं और चट्टान बाँध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी कि मृदा को जो नुकसान होना है उसको ये रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की फसल उगाना, एक जैसी फसल नहीं उगानी। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गया। अब जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 71% जो भाग है हमारा वो जल से ढका हुआ है और इसलिए इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है या पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले जो है जीवन महासागरों से प्रारंभ हुआ था। तथापि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, लवणीय मीन्स नमकीन होता है और खारा होता है। मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। एलवन जल की केवल 2.7% दिया है। आप लोग जानते हैं जैसा कि जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 3% दिया है
और इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70% जो भाग है वो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। कहाँ पे? पर्वतों पे, और साथ में हिमानियों में। एंटार्क्टिका जो लैंड है ये जो है ये पूरा ही बर्फ़ से ढका हुआ है, और ग्रीनलैंड है या फिर पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलावण जल उपलब्ध है। सिर्फ कितना? 1% अलावण मिस, जो बिना नमक के, और यह वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब ये जो जल किस में पाया जाता है? या तो नदियों के रूप में, या झीलों के रूप में, या फिर वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। जैसे कि जो तालाबों और कुओं का पानी होता है या झीलों का पानी होता है वो जल वाष्प होकर ऊपर चला जाता है और फिर वही दोबारा वर्षा के रूप में नीचे वापस आता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अब अलवणीय जल मीन्स बिना नमक का जल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान है, और पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर होती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, यानी कि इसकी प्रचुरता में विविधता है कि इसमें बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं जल चक्र क्या है, कि जल चक्र आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे कि महासागरों का, नदियों का पानी दोबारा वाष्प के रूप में सूर्य की गर्मी से क्या है ऊपर चल जाता है, वाष्प जल वाष्प बन जाते हैं, और फिर वही आगे जाके हवा से टकरा के दोबारा बारिश के रूप में हमारे यहाँ आ जाते हैं। मनुष्य जल की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि सिर्फ हमारे घरेलू कामों में जल का उपयोग नहीं होता है, बल्कि जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योग या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनमें भी ज़्यादा जल का प्रयोग होता है। और जल कृषि, उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी सहायक होता है। और जल से क्या होता है? कृषि में भी काम आता है, उद्योगों में भी काम आता है, और बड़े बड़े बांधों पे जल जो है वो विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली के निर्माण में भी काम लिया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या। अब जो जल हमारा सूखता जा रहा है या वो जल प्रदूषित होने के क्या कारण है? सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या। अब जल तो सीमित है लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो जल वो लगातार बढ़ रही है लेकिन जल तो नहीं बढ़ रहा ना। और फिर उसके बाद भोजन में भी जल की आवश्यकता होती है, और भोजन भी बनाने की प्रक्रिया बढ़ रही है जब लोग बढ़ रहे हैं। तो नकदी फसलों की बढ़ती मांग। अब जो नकदी फसलें हैं वो ज़्यादा उगाते हैं आजकल जो किसान लोग हैं, तो इस कारण से उसमें भी जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। जैसे अब धान है, धान की खेती के लिए अगर आप 1 किलो धान उगाते हैं तो उसमें पता नहीं कितने लीटर पानी चाहिए होते हैं 1 किलो धान के लिए भी। और बढ़ता नगरीकरण, अब नगरों का विकास ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी जल ज़्यादा चाहिए। आवास घर ऐसे बिना जल के तो घर नहीं बन जाते हैं, आवासीकरण के लिए भी जल चाहिए। और बेहतर होता जीवन स्तर, और अब हमारा जीवन स्तर पहले से बेहतर है। पहले हम लोग कुएं या तालाब के किनारे जाके कपड़े धो लेते थे, उसी में जाके वहीं पे अपना सारा काम कर लेते थे। लेकिन आज हमारे घरों में जो है 2-2 4-4 टैंक बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जल की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि हम नहाने में भी ज़्यादा जल यूज़ करते हैं, और हम जो है पीने में, जबकि प्रति व्यक्ति पीने में 3 लीटर पानी का यूज़ करता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा बिखेरते हैं। खाना बनाने में 4 लीटर प्रति व्यक्ति पानी चाहिए, ऐसे ही नहाने में 20 लीटर, और शौचालय में जो है वो 40 लीटर, और ऐसे ही वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर, कुल मिला के 150 लीटर। क्या आप जानते हैं कि इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? तो सोच सकते हैं। अगर हम पीने के पानी का, तो जो पीना है वो ज़रूरी है सबके लिए, खाने के बनाने के पानी में भी ज़रूरी है, लेकिन नहाने वाले पानी को हम कम कर सकते हैं, और जो शौचालय का पानी है वो भी हम कम कर सकते हैं। पर वस्त्र धोएं उस पानी से हम सफाई वगैरह कर ले, और उसके बाद जो है हम कुछ हद तक जो कूलर वगैरह का पानी है वो हम अपने पेड़ पौधों में देके कुछ हद तक पानी की इसको नष्ट होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।